हाँ, तो आज आपकी इंग्लिश की जो सेकंड वाली बुक है विस्तस, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर बड़े ध्यान से समझना, लेकिन इस चैप्टर को, ये चैप्टर बहुत तो कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करेगी इसके अंदर, लेकिन बहुत ईजी वे में मैंने इसको सेट कर दिया है। पहले पूरी कहानी जानेंगे, पूरी स्टोरी दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, फिर कहीं से भी क्वेश्चन बनो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कंप्लीट इन वन शॉट एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में अपन? कंप्लीट चैप्टर समरी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, और चैप्टर का नाम है आपके द थर्ड लेवल, जो कि जैक फिनी की तरह लिखा गया है। जैक फिनी इसका राइटर है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। कंपोज्ड बाय। पहले अपन कहानी जानते हैं। कहानी से पहले थोड़ी सी बातें बता दूं कि जैसे कि आज की जनरेशन है, आज का इंसान कितना परेशान है, हर तरह से डरा डरा सा महसूस करता है। वो खुली छत के नीचे, मतलब खुला आसमान देखना चाहता है, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़, पॉल्यूशन, मतलब ये जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, उनसे पहले जो ज़िंदगी जिया करते थे लोग, वो लाइफ अब नहीं है। अब उतनी सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कि लड़कियां बाहर जाती है तो असुरक्षा का भाव महसूस करती है, और रात को अगर लेट हो जाए तो असुरक्षा का महसूस करते हैं लोग। चोरी डकैती का लोगों को डर है, हर तरह से लोगों को डर है। बस ये उस चैप्टर में वही बताया गया कि इंसान जो है कितना परेशान है, बहुत असुरक्षा, बहुत कहते हैं ना कि डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा है, और हर तरह से मतलब परेशान है। लेकिन हर इंसान एक खुले आसमान के नीचे एक आज़ादी ज़िंदगी जो जीना चाहता है, ऐसा है। लेकिन हाँ, हर कोई प्रयास नहीं कर रहा है, ये चीज़ है। तो ऐसे ही है ये। एक्चुअली क्या होता है कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं, और रेलवे स्टेशन के ऊपर आप टाइम टेबल की सारणी देखते होंगे कि फला ट्रेन इतनी बजे आएगी, ये ट्रेन इतनी बजे आएगी, सब पूरी समय सारणी लगी रहती है। वैसे ही यहाँ पर भी है। ये जो हैं एक जो इस चैप्टर में जो है चार्ले, वो भी एक तीसरी मंजिल की कल्पना कर रहा है, थर्ड फ्लोर की। एक्चुअली में थर्ड फ्लोर होती नहीं है, ये एक इमेजिन किया हुआ है उसके लिए, ठीक है। जो कि थोड़ा सा परेशान है, अवसादग्रस्त है। ये अपने एक फ्रेंड है इसका, जो कि खुद एक मनोचिकित्सक है, उसकी बातें सुन के भी ये कहता रहता है। बड़ी मज़ेदार स्टोरी, बड़ी ध्यान से सुनना इसको, है ना। एक्चुअली बात ये है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने समय सारणियों के ढेर की शपथ खा करके ये कह दिया कि केवल 2 ही समय सारणियाँ हैं। इसका मतलब कि 2 ही फ्लोर है भाई, हर फ्लोर के ऊपर एक समय सारणी लगी होती है, कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी। इन्होंने कह दिया कि जितना भी हमारे पास कागज, इनकी शपथ खा के कहते हैं कि 2 समय सारणी, हमने आज तक यार यही काम किया है अध्यक्ष, लेकिन ये कहता है कि मैं कहता हूँ कि 3 है, ठीक है, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूँ। ये थोड़ा साइको है, ऐसा मान लीजिए, परेशान है। हाँ, मैंने ये स्पष्ट कदम उठाया है। मैंने अन्य लोगों के साथ साथ अपने मनोचिकित्सक मित्र, इनके इसका फ्रेंड है, मनोचिकित्सक है, वो साइकोलॉजिस्ट है, एक वो फ्रेंड है, उसके बारे में बात की। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के बारे में बताया, और उसने कहा कि ये दिन में देखे गए स्वप्न का पूरा होना सा है। उसने कहा यार वाकई, जैसे अपन कोई सपना देखते हैं, रात को सपना जो होता है वो कहते हैं कि हकीकत नहीं होता, लेकिन दिन में अगर कोई सपना देखते हैं, इसका मतलब वो हमें जैसा कि और अभी सपना सच हो गया, मतलब थोड़ा बहुत उसके ऊपर गौर किया जा सकता है। तो इसने भी, इसका फ्रेंड जो था, जो कि मनोचिकित्सक दोस्त था इसका, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही यार, दिन में सपना जैसा पूरा हो जाए ना, वो वाली बात है। मतलब वो भी इस तीसरी मंजिल के बारे में यस हो गया, एग्री करता है इस बात को। उसने कहा कि मैं अवसादग्रस्त था, इसके मित्र ने कह रहे हैं, ठीक है, चार्ली की फ्रेंड जो कि मनोचिकित्सक, वो कह रहा है कि मैं यार अवसादग्रस्त था। और ये सुनकर मेरी पत्नी बोले पागल सी होगी, लेकिन उसने, मनोचिकित्सक मित्र ने मतलब समझाया कि उसका मतलब ये नहीं था, कि तीसरी मंजिल है मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर गया हुआ हूँ, और ऐसा नहीं था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये संसार जो है ना, वो असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता, इस तरह की सभी दूसरी चीज़ों से भरा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा खुला जाना चाहता है यार, वो है मेरा कहने का मतलब, बोले, ठीक है। और मैं बस उन सब से बच निकलना चाहता हूँ। खैर कौन नहीं चाहता बच निकलना, कौन परेशान रहना चाहता, कोई भी नहीं रहना चाहता, ठीक है। मैं जानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति बचना चाहता है, ये चाहता ऊपर लिखा, बचना चाहता है, परंतु वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे तल पर भटकते ही नहीं है। यहाँ पर तीसरा मतलब है कि इस माहौल से बाहर निकलना, थोड़ा अलग तरह की ज़िंदगी जीना, वो है तीसरा मंजिल। एक्चुअल में तीसरी मंजिल है नहीं वहाँ, ये सिर्फ इमेजिन किया हुआ है, ठीक है। उसने कहा लेकिन कारण यही है, और मेरे सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक चीज़ इसी ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए मेरा डाक टिकट संग्रह करना, डाक टिकट जो है उनको इकट्ठा करना, मतलब वास्तविकता से एक अस्थायी शरण ही तो है, ठीक है, हो सकता है, परंतु मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से किसी शरण की आवश्यकता नहीं थी। मतलब इनके जो दादाजी थे वो दूसरे और प्रथम विश्व युद्ध के पहले के टाइम पर अपना लाइफ जिया करते थे, तो वो ये कहते हैं कि उनको इस तरह से कहीं और शरण लेने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि मेरे को कहीं शरण लेने की ज़रूरत है,
क्योंकि वो इतने परेशान थे ही नहीं। प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध, ये वही नहीं थे, लोग शांति से रहते थे, बड़े बड़े दिन और बड़ी बड़ी रातें होती थी। इसका मतलब क्या होता है बड़ी दिन और बड़ी रातें होने? इसका मतलब टाइम नहीं, ज़्यादा काम नहीं था, लोग फ्री बैठते, आराम से गार्डन लॉन में बैठते, बातें करते, ये सब बातें, ठीक है। जहाँ तक मैंने सुना है उनके दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण था, मतलब दादाजी के टाइम पर। और उन्होंने ये संग्रह शुरू किया था जो अब मेरा है। ये एक अच्छा संग्रह भी है। अमेरिका के द्वारा अधिकृत रूप से जारी किए गए प्रत्येक डाक टिकट के 4 खाने, पहले दिन के कवर्स और इसी प्रकार अन्य भी। ये काम ठीक है, चलो ठीक है। आप जानते हैं कि रूजवेल्ट भी डाक टिकट संग्रह करते थे, ठीक है, डाक टिकट संग्रह रूजवेल्ट भी करते थे। खैर छोड़िए, मैं बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ। पिछली गर्मी के मौसम में एक रात में मैंने कार्यालय में देर तक काम करता रहा। मुझे शहर में स्थित अपने घर जाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से भूमिगत रेल मार्ग द्वारा जाने का निश्चय किया, क्योंकि इसमें बस से कम टाइम लगता है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड भी था। अंडरग्राउंड में क्या होता है कि ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक नहीं होती और थोड़ी फास्ट रहती है वो सब, और बस से कम टाइम लगेगा, ये इसने सोचा कि उसको घर जाने की जल्दी थी। अब मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। मैं 31 वर्ष की आयु का चार्ली नाम का बस एक साधारण व्यक्ति हूँ, और मैं भूरे रंग का गेबरडीन कपड़े से बना सूट और सुंदर फीते वाला तिनकू से बना टॉप पहने हुए था। मैंने लगभग 1 दर्जन आदमियों को पीछे छोड़ा जो बिल्कुल मेरे ही जैसे, मतलब इसी ड्रेस में दिखते थे, वेशभूषा में दिखते थे, और मैं किसी चीज़ से बचकर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तो बस घर पहुंचना चाहता था, अपनी पत्नी लुइसा के पास। लुइसा के पास कर लेनी, अपनी के वो लिखा हुआ, ठीक है, लुइसा के पास। मैं वेंडरबिल्ट मार्ग से ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा और सीढ़ियों से उतरकर पहले तल पर, मैं फर्स्ट फ्लोर पहुंचा, जहां आप 20th सेंचुरी, यानी ट्रेन का नाम है 20th सेंचुरी वाली जितनी भी रेलगाड़ियाँ थी उनमें कोई टिकट ले सकते हैं। फिर मैं एक जीना और चढ़ा, मतलब एक फ्लोर और चढ़ा, एक सीढ़ियाँ, जीने का मतलब सीढ़ियाँ होती है, सब जानते हो आप। उतरकर दूसरे तल पर सेकंड फ्लोर पहुंचा, जहां से उपनगरीय रेलगाड़ियाँ छूटती थी, ठीक है। मैं भूमिगत रेल मार्ग की ओर ले जाने वाली एक धनुषाकार चौखट से टकराने से बचने के लिए सिर नीचे झुकाकर घुसा और खो गया, ठीक है। अंडरग्राउंड में कोई दिख रहा था उसको कुछ कि वहाँ से कोई ट्रेन निकल जाए तो बढ़िया रह जाएगा। जैसे नीचे घुसा, सिर टकराया, लेकिन उसके बाद में खो गया, ठीक है। और ये होना इसके लिए सरल था, क्योंकि चलते ही खोता था ऐसे ही। कैसे कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल में आया गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही नई चौखटों और सीढ़ियों और बरामदों से टकराता रहता हूँ, ठीक है। मतलब है कि रास्ता भूल जाता है, ऐसा मान लीजिए। एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी एक सुरंग में घुस गया था, ठीक है, और फिर वहाँ भूल गया, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर जाके निकला था ये, ठीक है, लगभग साइको एक तरीके से। एक और बार मैं 3 ब्लॉक्स दूर गली नंबर 46 स्थित एक कार्यालय के भवन में निकला था, ठीक है। ये इसका काम बेसिकली। फिर देखो, कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पेड़ की जड़ों की तरह इसमें नए बरामदे और जीने फैलते जा रहे हैं। संभवतः एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये सुरंग इस समय भी शहर के नीचे से होकर टाइम्स स्क्वायर तक जा रही है, और शायद एक दूसरी सुरंग सेंट्रल पार्क तक जा रही है। और शायद क्योंकि वर्षों से बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का द्वार रहा है, एक बचने का रास्ता हो सकता है, ऐसी एक सुरंग में मैं चला गया, ठीक है। लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र को इस विचार के बारे में कभी बताया नहीं कि मैं ऐसा कुछ भी गया हूँ। मनोचिकित्सक फ्रेंड था ना इनका, उनको इन्हें नहीं बताया। जिस बरामदे में मैं था वह बाईं, और बाईं का मतलब है लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट और मुड़ने और नीचे की ओर ढलान मतलब ढलान लेने लगा। मुझे लगा कि ये गलत है, ऐसा लगा, लेकिन मैं चलता रहा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। मुझे केवल अपने कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मतलब इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई जा नहीं रहा था, सिर्फ अकेला ही चल रहा था, ठीक है। और मैं एक भी व्यक्ति के सामने से नहीं गुजरा, क्योंकि कोई आया नहीं, रास्ता ऐसा ही था, सिर्फ वही जा रहा था। तब मुझे सामने उस तरह की खोखली दहाड़, शोर जो होता है ना, वो सुनाई पड़ी, जिसका अर्थ होता है कि खुला स्थान और बातें करते हुए लोग, ऐसा मतलब शोर सुनाई दिया। इसका मतलब सोचा कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। और उस सुरंग ने बाईं का मतलब फिर लेफ्ट साइड में एक तीव्र मोड़ लिया, फिर लेफ्ट साइड में फिर वो मुड़ी, तो एक छोटा सा जीना उतरा, मतलब फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ और उतरी, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 तल पर बाहर निकला, 3rd फ्लोर के ऊपर ये बाहर निकल गया। मतलब ये मामला इसका सही बैठ गया, यहीं जाना चाहता था, ठीक है, 3rd फ्लोर पे जाना चाहता था। फिर ये केवल एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ, ऐसा लगा। लेकिन मैंने देखा कि कमरा जो कि दूसरे तल की अपेक्षा अधिक छोटा है। इसका मतलब नहीं यार, 2nd फ्लोर पे तो कमरे जो थे बड़े थे, ये तो छोटे कमरे। और टिकट खिड़कियाँ और ट्रेन गेट कम थे, उतनी टिकट खिड़कियाँ नहीं थी, गेट भी कम है। और बीच में बना सूचना बूथ लकड़ी का बना हुआ है और पुराने प्रकार का था, लकड़ी का बना हुआ पुराने प्रकार का था। और बूथ में उपस्थित व्यक्ति हरे रंग का धूप का चश्मा, लंबी बाजू की काली
प्रोटेक्ट जो पहने हुआ था और प्रकाश धुंधला और टिमटिमाता हुआ सा था। फिर मुझे समझ आया कि प्रकाश की मध्यम और टिमटिमाता से जो ये हैं ये क्या था, तो वे खुली लो वाले गैस लाइट्स थी। जो गैस लाइट होती है ना, खुली लो जिसकी होती है, वो लाइट्स थी। फर्श पर पीतल के थूकदान, मतलब जहाँ पे पीक करते हैं, वो थे, रखे हुए थे। और स्टेशन के पास मेरी नज़र प्रकाश की एक झिलमिलाहट पर पड़ी। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी ऊपर की जेब से एक सोने की घड़ी बाहर निकाल रहा था। उसने अचानक एक आवाज़ के साथ घड़ी का कवर खोला। आवाज़ एक खट, उसे आवाज़ से घड़ी का कवर खोला, अपनी घड़ी को देखा और नाक सिकोड़ी। उसने एक डर्मी हेट और एक काला 4 बटन वाला सामने से मुड़ा हुआ एक सूट पहना हुआ था और उसकी बड़ी काली मूंछों के सिर ऊपर की ओर ऐसे घुमाए हुए थे। ठीक है, ऐंठे हुए थे। फिर मैंने चारों नज़र डाली और देखा कि स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति ने 1890 के दशक की तरह, 1890 1890s, 1890 का मतलब 1890 1890s के जो हैं दशक की तरह ही पोशाक पहनी थी। 1890 में जो लोग वैसी ड्रेस पहनते थे वैसी ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अधिक दाढ़ियाँ, कलमें और अजीब मूछें नहीं देखी थी। ट्रेन के दरवाजे से होकर एक महिला अंदर आई, मतलब स्टेशन में आई। वह भेड़ की टांगों जैसी, ठीक है, भेड़ की टांगों जैसी आस्तीन वाली पोशाक पहनी हुई थी। उसने अपने ऊंचे बटन वाले जूतों तक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके पीछे बाहर से रेल की पटरियां पर मैंने एक रेल इंजन की झलक देखी। रेल का इंजन देखा मैंने। ये बहुत छोटा, यानी जैसे अपन बोलते हैं करियर इंजन था। उसकी चिमनी कीप के आकार की जैसी थी। और फिर मुझे समझ में आ गया। ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए मैं एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास बैठा, मतलब गया, और उसके पैरों के पास पड़े अखबारों के ढेर को देखा। उसके पैरों में अखबार पड़े थे खूब सारे, उसको देखा तो ये द वर्ल्ड, उस अखबार का कंपनी कौन सी थी? द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, वैसे द वर्ल्ड का अखबार था। और द वर्ल्ड वर्षों से नहीं छपा है। द वर्ल्ड तो वर्षों छपता ही नहीं है। ठीक है, इसमें मुख्य समाचार राष्ट्रपति क्यूलैंड, जो कि 1890 उस टाइम पर थे, के बारे में था। ये पृष्ठ मुझे सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में मिला है और ये 11 जून 1894 का छपा था। उसके बाद में ये छपा ही नहीं अखबार, ये उसको मिला वहाँ पर। फिर मैं टिकट खिड़कियों पर मुड़ा, ये जानते हुए कि यहाँ ग्रैंड सेंटर के 30 तल पर मैं वे टिकट खरीद सकता था जो लुइसा मेरी पत्नी और मुझे संयुक्त राज्य में जहाँ हम चाहते ले जा सकते थे, वर्ष 1894 में। उस टाइम की बात है ये, ठीक है, ले जा सकते थे। और मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटें चाहता था, वहाँ पर जाना चाहता था ये। ठीक है, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब यह भी एक अद्भुत कस्बा है जिसमें पुराने तरीके के लकड़ी के ढांचे पर बने घर, बड़े लॉन और विशाल पेड़ हैं जिनकी शाखाएं ऊपर मिलकर गलियों की छत बनाती हैं। और 1894 में गर्मियों की शामें अब 2 गुनी लंबी थी। क्यों थी? क्योंकि आराम से लोगों के पास में काम नहीं था ज़्यादा, कोई प्रेशर नहीं था, कोई लोभ लालच नहीं था, अतः लोगों के पास में अधिक खाली समय था और लोग बाहर अपने लॉन में बैठ जाते थे। एक शांत संसार में सब और उड़ते जुगनुओं के बीच पुरुष शिगार पीते पीते शांति से बातें करते हुए, महिलाएं ताड़ के पत्तों से बने पंखे झुलाती थी, मतलब जलती हुई वहाँ वापस जाना। जबकि प्रथम विश्व युद्ध होने में अभी 20 वर्ष थे। ये वो टाइम है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं है, 1890-94 की बात है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध तो भविष्य में 40 वर्ष में अधिक होने वाला है, अभी कहाँ हुआ है, ऐसा टाइम था। मैं वहाँ के 2 टिकट चाहता था। ठीक है, फिर देखो, क्लर्क ने हिसाब लगाया, किराया बताया, परंतु उसने मेरे टॉप के सुंदर फोते पर नज़र डाली। उसने किराया बता दिया और मेरे पास एक और के रास्ते के लिए 2 टिकटें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा भी था, लेकिन पैसा अलग था। ठीक है, जो उस टाइम पर चलता था वही पैसा चाहिए, मतलब पुराने वाला, अभी वाला नहीं। ठीक है, लेकिन जब मैंने पैसे गिनकर ऊपर देखा तो क्लर्क मुझे घूर रहा था ऐसे। ठीक है, घूर रहा था। उसने मुद्रा के कागजी नोट की ओर सिर हिला दिया कि नहीं, ये नहीं चलेंगे। ठीक है, और उसने कहा कि श्रीमान ये पैसा नहीं है, और अगर आप मुझे ये पैसा समझ के धोखा देने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, मैं आपको जेल में टिका दूंगा। और उसने अपने बगल में नकदी रखने वाली दराज की ओर देखा कि इधर दराज की तरफ देखो, कौन सा नोट है, ये वाला नोट लाओ। वास्तव में पैसा पुराने तरीके के नोट थे, जो जैसा धन हम आजकल प्रयोग करते हैं, उससे 2 गुने आकार के और अलग दिखने वाले। मैं मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि जेल जाने के लिए कुछ भी अच्छी बात नहीं है, उस टाइम पर भी अच्छी बात नहीं थी, 1894 में भी नहीं थी। ठीक है, तो जेल जाना किसको पसंद है, ये बात कहता है वो। फिर
और बात होगी समाप्त, बात समाप्त होगी। मेरा मानना है कि जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से बाहर निकल गया। अगले दिन भोजन अवकाश जब हुआ उसके दौरान मैंने बैंक से $300 निकाले, जो कि हमारी लगभग सारी जमा पूंजी थी, और पुराने समय में चलने वाली मुद्रा खरीदी। अब देखो, अगर आप नोट चाहते हो तो पुरानी मुद्रा आपको मिल जाएगी, लेकिन कम, उसके पैसे ज़्यादा व्यय करने पड़ेंगे। तो इसने क्या करा कि $300 दिए, लेकिन 200 से भी कम डॉलर इसको वापस मिले। ठीक है, यानी कि इससे मेरे मनोवैज्ञानिक मित्र को वास्तव में चिंता हुई कि आप किसी भी सिक्का विक्रेता से पुराने समय में चलने वाला धन खरीद सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको कुछ अधिक धन देना पड़ता है। अपने $300 के बदले में पुरानी शैली के 200 से भी कम नोट, यानी जो कागजी मुद्रा, इसके पास में सिक्के थे और वहाँ पर कागजी मुद्रा चलती थी, वो खरीद पाया। परंतु मैंने परवाह नहीं की। 1894 में अंडे 13 सेंट के 1 दर्जन के भाव से मिलते थे। वो भी तो बात है, इसका मतलब कितना सस्ते मिलते थे, तो परवाह नहीं करी कि कोई बात नहीं। लेकिन मुझे फिर कभी वह बरामदा नहीं मिला। अब वापस जाना चाहा, पैसे भी ले लिए, लेकिन उसको कभी वो 3rd फ्लोर मिला नहीं, कभी वो बरामदा नहीं मिला। ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर 30 तल की ओर जाता है, यद्यपि मैंने अक्सर उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की है। जब मैंने लुइसा को ये सब बताया तो वह काफ़ी चिंतित हो गई थी और वह नहीं चाहती थी कि मैं 30 तल को और ढूंढूं। कुछ समय बाद मैंने 30 तल को ढूंढना बंद भी कर दिया। ठीक है, मैंने वापस अपना ध्यान अपने डाक टिकटों पर लगा लिया। ठीक है, लेकिन अब हम दोनों, कौन, लुइसा और मैं, प्रत्येक सप्ताह के अंत में 30 तल को ढूंढते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि 30 तल अब भी है। कैसे? कि मेरा मित्र सैम विनर, क्या नाम है फ्रेंड का, उसका साइकोलॉजिस्ट का, जो मनोचिकित्सक है, सैम विनर गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि कहाँ गया वो, लेकिन मुझे एक प्रकार का संदेह था, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। मैं वहाँ स्कूल, मतलब ये गेल्सबर्ग क्या है, ये वही शहर है जहाँ पर 1894 की बातें हुई थी, वो अखबार मिला था, ये सब वहीं जाना चाहते थे। तो उसने समझाया कि ये शहर का लड़का है, और शहर के लोग तो ज़्यादा परेशान होते हैं, कहीं वो जाना चाहते हैं, खुली जगह एकदम घूमना चाहते हैं, तो ये भी वैसा ही था। तो इसने सोचा कि कहीं मैंने उसको बताया था, कहीं वो शहर का लड़का था, कहीं बात मान तो नहीं ली उसने, और कहीं वो गेल्सबर्ग गया तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कि वह सैम हमेशा कहता था कि उसे उस स्थान के बारे में सुनना अच्छा लगता है। कौन से बारे में? गेल्सबर्ग के बारे में। और वह वहीं है, बिल्कुल ठीक 1894 में, उसी टाइम पर वहीं पहुंच गया बोले वो, क्योंकि एक रात अपने डाक टिकट संग्रह से जूझते हुए मुझे मिला। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि प्रथम दिवस आवरण क्या होता है? प्रथम दिवस आवरण, एक छोटी सी घटना फिर समझना। जब एक नया, ये हेडिंग लगा सकते हो आप, अलग से समझ लेना भाई। प्रथम दिवस आवरण, जब एक नया डाक टिकट जारी किया जाता है, जब भी नया डाक टिकट जारी किया जाता है ना, तो डाक टिकट संग्राहक कुछ नए डाक टिकट खरीद लेते हैं और उनकी बिक्री के समय प्रथम दिन उन्हें लिफाफों में लगाकर स्वयं को डाक द्वारा भेजने का प्रयोग करते हैं, भेजते हैं उस किसी को जिसका डाक टिकट होता है, और डाक खाने की मोहर से तिथि सिद्ध हो जाती है किस तारीख को ये वहाँ से चिट्ठी ये निकली है, और वह लिफाफा प्रथम दिवस आवरण कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ तक। तो उन लिफाफों को कभी नहीं खोला जाता है, लिफाफे में बस कोरा खाली कागज रखा जाता है। उस रात मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवस आवरणों के बीच मुझे एक ऐसा लिफाफा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वहाँ था। ये इसलिए वहाँ था क्योंकि किसी ने इसे गेल्सबर्ग में मेरे दादाजी के घर डाक से भेजा था। लिफाफे पर लिखा पता यही बता रहा था, और ये 18 जुलाई 1894 से वहाँ, मतलब उसी मेरे वहाँ पर डाक खाने की मोहर ये दिखा रही थी। कौन सी डेट बता रही थी? 18 जुलाई 1894, ये तारीख वहाँ दिखा रही थी। लेकिन फिर भी ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। ये एक हल्के भूरे रंग का 6 सेंट की कीमत का डाक टिकट था, और इस पर राष्ट्रपति गेरफील्ड की तस्वीर बनी हुई थी। स्वाभाविक ही था कि जब वह लिफाफा डाक से दादाजी के पास आया तो वह ये सीधे उनके संग्रह में चला गया और वहीं रहा तब तक जब तक कि मैंने उसे बाहर नहीं निकाला और नहीं खोला। अपने भी हो सकता है, पहले से लेटर वगैरह आते थे, तो कभी कभी लेटर आके उसमें पोस्ट ऑफिस में रह जाता 20-20 दिन, एक महीना तक। कोई अगर अपने घर में से कोई नहीं जाता तो फिर वो नहीं मिलता। अपने तो नहीं, मतलब अपने दादाजी के टाइम की बातें हैं। तो फिर वही वाली बात है कि इनका भी वैसे आया था और पड़ा रह गया। फिर क्या हुआ, इसके अंदर रखा कागज़ कोरा नहीं था, लेकिन अब की बार, हालांकि लगभग कोरे कागज़ होते थे, लेकिन ये कोरा नहीं। हालांकि डेट में नहीं लिखी है भाई, ये लेटर का फॉर्मेट है पूरा, ये पूरा लेटर का फॉर्मेट ऐसा ना, ऐसा आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एज इट इज है ये ऐसा। हालांकि मैंने यहाँ डेट मिस कर दी है, वो नहीं लिखी। मैंने सोचा इसको अभी क्या लिखना है, चार्ली, इसमें लिखा होता है। लेटर में क्या लिखा हो देखो, चार्ली। अब आप समझ आओ ये लेटर किसने लिखा होगा, ये उसी दोस्त ने लिखा है, सैम ने। ठीक है, जो सैम था उसके फ्रेंड ने लिखा है कि मैंने चाहा कि काश तुम 30 तल के अस्तित्व के बारे में
तुम्हारी बात जो थी वो ठीक होती। फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम ठीक थे यार। और चार्ली ये सच है कि मुझे तीसरा तल मिल गया है, ठीक है। मैंने 2 सप्ताह से यहाँ हूँ, 2 सप्ताह से मैं यहाँ हूँ और इस समय नीचे गली में कोई जगह का नाम है डलेस जो भी है, मैं कोई पियानो बजा रहा है और वहाँ उपस्थित सब लोग बाहर सामने के पोर्च में सिंग नेली होम एक गीत गा रहे हैं, सिंग नेली होम ऐसा कर गीत गा रहे हैं और मुझे शिकंजी के लिए निमंत्रण मिला है। वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा, दोनों वापस आ जाओ। जब तक तुम्हें तीसरा तल नहीं मिले ढूंढते रहो और वह इस योग्य हैं, मेरा विश्वास करो, ठीक है। ऐसे शानदार जगह है, बोले वो ढूंढो आप। मैं जिस डाक टिकट की ओर सिक्कों की दुकान पर जाता हूँ वहाँ मुझे पता लगा कि सैम ने $800 की पुराने समय में चलने वाली मुद्रा खरीदी भी थी। अब और कंफर्म मोहर लग गई कि वो वहीं गया था और $800 की पुराने समय की मुद्रा उसने खरीदी। इसका मतलब पक्का ही गया, क्योंकि वहाँ जाने के लिए पुराने मुद्रा देनी पड़ती है। इससे उसका भूसे, चारे और अनाज का एक छोटा सा व्यवसाय स्थापित हो सकता था। अभी अगर इतना पैसा उसने खर्च करके उस जगह चला गया वो जिसमें इतना बड़ा व्यवसाय हो सकता था, लेकिन उसने व्यवसाय नहीं देखा, उसने ज़िंदगी जीना देखा था कि मुझे सुखी ज़िंदगी जीनी है, न कि लालची ज़िंदगी, ठीक है। वह हमेशा कहता था कि वास्तव में यही करना चाहता था और निश्चित रूप से वह अपने पुराने व्यवसाय में तो वापस जा भी सकता है। 1854 में गेल्सबर्ग और ये 2 शहर थे जहाँ दोनों जाना चाहते थे, गेल्सबर्ग और इलिनॉइस में। तो ठीक तो नहीं, उसका पुराना व्यवसाय क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? सैम मेरा मनोचिकित्सक था, ठीक है। तो ये था भाई पूरी स्टोरी। आई थिंक आपको याद हो गई होगी। ज़बरदस्त तरीके से मेरे साथ के साथ पढ़ लेना, काफ़ी कवर हो जाएगा। फाइनली निचोड़ में अगर देना चाहो इस पाठ का, एक निचोड़ जिसे बोलते हैं, यह कहानी आधुनिक मनुष्य के डर और असुरक्षा की भावना की कहानी है। बिल्कुल सही है। संसार एक ऐसा तनावग्रस्त स्थान बन गया है कि लोगों की प्रवृत्ति इसे बचकर भागने की हो गई है। वे उस संसार में रहना चाहते हैं जो दोनों विश्व युद्ध से काफ़ी पहले था, जब कोई लड़ाई झगड़े नहीं, आपस में इतने प्रेम से लोग रहते थे, वहाँ रहना चाहते हैं। कहानी का जो वर्णन करता है चार्ली, एक बार स्वयं को 1894 के संसार में पाता है। पुराने समय पर चली मुद्रा लेने के इरादे से वह वहाँ से बाहर आता है, परंतु उसे वह स्थान दोबारा कभी नहीं मिलता, ठीक है, जहाँ से वो आता था। फिर उसका मनोचिकित्सक मित्र सैम अचानक गायब हो जाता है। चार्ली को उसका यानी कि सैम का एक पत्र मिलता है जो भी मैंने पढ़ा था। उस पत्र से चार्ली को पता लगता है कि सैम 1894 के संसार में है। बचकर भागने की लालसा इतनी तीव्र थी कि एक मनोचिकित्सक भी इसका शिकार हो गया। सोचो, एक मनोचिकित्सक साइकोलॉजिस्ट अगर भाग जाए तो आम इंसान तो क्या ही कर सकता है। वो भी इस संसार से दुखी है, भाग गया बच के। उसने स्वयं को एक काल्पनिक शांत संसार में पाया। उसने कह दिया कि जहाँ मैं हूँ बहुत ही शांत संसार है, तू भी आ जा, उस तीसरी मंजिल की सर्चिंग पे लग जा, मिलेगा तेरे को भी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज ओनली एस्केप फॉर चार्ली वाई, या फिर हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिंबल ऑफ एस्केप। यानी कि ये क्वेश्चन ये कि आप क्या सोचते हैं कि जो चार्ले है उसके बचने के लिए, इस डरे हुए माहौल से बचने के लिए ये जो था स्टेशन, ये क्या वाकई सही था, या फिर ये उसका ये प्रतीक था, सिंबल था बचने के लिए? तो यस, बिल्कुल सही है। यस, आई थिंक द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ले। उसके लिए बिल्कुल ही मीडियम था, एक साधन था कि वो हाँ यहाँ अगर इस जो थर्ड लेवल लेके चल रहा है ये इसका एक बचने का माध्यम था। यस, सही बात है। ही वॉज लिविंग विद द फियर, वरियस, स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। वह इस लाइफ में मतलब डरे हुए, सहमे हुए इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था, ठीक है। और ऐसे वो जी रहा था, ऐसी लाइफ थी। तो ही विश टू लिव इन पीसफुल वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट लॉन्ग बिफोर। लेकिन वो अब ये चाहता है कि एकदम शांतिपूर्ण माहौल मिले, जो कि वो थर्ड लेवल पे यानी तीसरी मंजिल पे ही था। कहने का सेंस ये है कि वहीं वो जाना चाहता था जहाँ पर ये उसको शांति या फिर ऐसा ज़िंदगी मिल सकती है। सो इन इमेजिनेशन ऑफ द थर्ड लेवल क्रॉप्ड एज हिज माइंड, जो कि इसके दिमाग के अंदर, दिमाग की एक उपज थी, दिमाग की एक सोच थी, एक कल्पना थी। He found this to be place that excited much before the two world wars। ये वो जगह हैं जहाँ दोनों जो विश्व युद्ध हो रखे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उससे भी पहले का टाइम जो थे वो उस टाइम की है बात। और ये थॉट ऑफ बाइंग टिकट्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ द पास्ट, और ये वहाँ जाने के लिए टिकट खरीदने की कोशिश करता है। और ही थॉट ऑफ लिविंग देयर अवे फ्रॉम द यू एंड क्राई ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। और यानी कि जो अभी के ये जो भी का वर्ड है संसार, इससे ये बच के निकलना चाहता है, वहाँ पर वैसी ज़िंदगी जीना चाहता है जो अपने मतलब थ्योरी में सब कुछ ये चीज़ें अपने आ भी गई थी, ठीक है। सेकंड, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। जो इसने लेटर लिखा था
मतलब कि चार्ली को उसके फ्रेंड जो मनोचिकित्सक थे, जो साइकोलॉजिस्ट था उसने, तो उसमें देखो कि चार्ली फाउंड लेटर फ्रॉम सैम ही साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड अमंग द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे कवर्स। जब उसने वो पहला दिन आवरण वाला जो मैंने कहा था ना, उसका जब कलेक्शन किया तो वो इसका लेटर मिला था चार्ली को, चार्ली का लिखा हुआ। ही हैड नेवर सीन बिफोर इट बट नाउ इट सडनली अफियर। हालांकि इस लेटर को पहले नहीं देखा था, लेकिन इसको अभी ये मिला है, ठीक है, अभी इसको मिल गया। तो इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली दैट ही वाज लिविंग इन द गल्सबर्ग। ये वो इस लेटर में लिखा हुआ है जो चार्ली सैम को कह रहा है कि मैं उसी जगह हूँ जो अपन गल्सबर्ग सोचे थे ना, वहाँ मैं हूँ। इस लेटर में लिखा हुआ है, वहाँ पहुँच गया हूँ। ऑन द थर्ड लेवल, जो कि तीसरे लेवल की अपन बात कर रहे थे ना, मैं वहीं हूँ, ठीक है। चार्ली द लेटर वॉज प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, जो कि चार्ली की ही दिमाग की उपज था। ध्यान रखना, ये चार्ली ने ही उस अपने फ्रेंड सैम को बताया था कि यार ऐसी शानदार जगह वहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। इट वॉज हिज अनदर वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ठीक है। ये इसके मतलब एक दिन में स्वप्न जो होता है ना, उसको सच करने जैसा था कि वाकई वो जगह मेरे फ्रेंड को मिल गई और यार मैं भी वहाँ जाना चाहूँगा। मतलब एक तरीके से दिन में सपना पूरा हो गया, वैसा इसको लगता था। और सैम्स लेटर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट लाइक चार्ली सैम टू वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ सैड रिलेटिव्स, ठीक है। तो ये सब इस लेटर के अंदर बातें लिखी हुई थी जो सैम के द्वारा लिखा गया चार्ली को था, जो अपने वैसे थ्योरी में पढ़ लिया वो चीज़ है। फिर द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। यानी कि अभी का जो ज़िंदगी है, अभी का जो संसार है, वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित में रहता है, डरा हुआ है, लड़ाई झगड़ों से बना हुआ है और सबका तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं सभी। वॉट आर द वेज इन विच वी अटैम्प्ट टू ओवरकम देम। तो वो कौन कौन से रास्ते हैं जब हम इनसे ओवरकम या इनसे बच सकते हैं, वो क्या क्या उपाय हो सकते हैं। देखो कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर्स, वरीज एंड स्ट्रेस। बिल्कुल सही है, स्ट्रेस। वो जो संसार जहाँ भी हम रह रहे हैं वो फुल्ली इन सब से, चाहे वो असुरक्षा हो, चाहे डरावा हो, चाहे लड़ाई झगड़े का हो, चाहे वरी स्ट्रेस का, मतलब तनावपूर्ण जिंदगी हो, सभी से हम ऐसे संसार के अंदर रह रहे हैं जो जिसमें ये सब बातें हैं अभी एट प्रेजेंट। दीज कंडीशंस मेक अस अनईजी। यहाँ पर रहना, यहाँ की जो सिस्टम है इसमें इतना ईजी नहीं है। सो वी ट्राई टू ओवरकम देन बाय एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी। इसलिए हम वास्तव में एक प्रयास करते हैं कि इन सब मुसीबतों से थोड़ी दूर हों हम, ठीक है। इसलिए वी ट्राई टू स्केप ऑफ इमेजिनरी पास्ट बिकॉज वी बिलीव दैट। इसलिए हम उस पास्ट के बारे में सोचते हैं जो पहले हमारे दादाजी के टाइम से पहले हुआ करता था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, उससे पहले लोग कैसे रहा करते थे, उसके इमेजिन करते हैं कि पास्ट, बिकॉज वी बिलीव दैट द पास्ट वॉज फ्री फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरीज। और ये सोचते हैं कि शायद जो भूतकाल था, जो पास्ट था, वो शायद बिल्कुल ये सब बातें उसमें नहीं थी, ना तो लड़ाई झगड़े होते थे, ना इनसिक्योरिटी की बात होती थी, शायद उस टाइम शांति थी। वी अडॉप्ट हॉबीज सच एज स्टैम्प कलेक्शन, वॉचिंग कमिंग शोज, ठीक है, कॉमिक शो, प्लेइंग विद चिल्ड्रन एक्सेट्रा, बीइंग बिजी विथ और हॉबीज, वी गेट सम रिलीफ फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सब बातें हैं कि हम ये चाहते हैं अगर ये करें, ये सब मिल जाएं तो हम थोड़ा सा इनसे मॉडर्न जो संसार है अभी उसमें बच सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ईजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डू यू सी एन इंटरेक्शन ऑफ द टाइम एंड स्पेस, ठीक है, इन द स्टोरी। मतलब आपको इस कविता के अंदर इंटरेक्शन का मतलब टकराव, आपको समय और जगह के आपस में आपसी टकराव देखने को मिलता है क्या? तो आप कह सकते हो हाँ, ये है कि समय और जगह के बारे में टकराव है। कैसे कि ये जो है इस स्टोरी के अंदर चार्ली किसकी बातें करता है, पास्ट की बातें करता है और थर्ड लेवल की बात करता है, मतलब तीसरी फ्लोर की बात करता है। तो तीनों ही बातें हैं समय और जगह के टकराव से देखने को मिलता है। द स्टोरी द थर्ड लेवल कॉन्स्टेंटली लिंक्स बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट। वर्तमान और पास्ट भूतकाल के बारे में दो टकराव हमें देखने को मिलते हैं। द पास्ट इज अबाउट ए प्लेस नेम्ड गैल्सबर्ग एंड द प्रेजेंट टेल्स अबाउट न्यूयॉर्क, ठीक है। द नरेटर लिव्स इन द न्यूयॉर्क अमंग द मॉडर्न इनसिक्योरिटी एंड फियर। जो अभी ये नरेटर है, मतलब जो वर्णन करता है चार्ली, मान लो वो न्यूयॉर्क शहर में रहता है, डरा हुआ, सहमा हुआ, ठीक है। लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, पास्ट में किसकी बात कर रहा है, गैल्सबर्ग शहर की बात कर रहा है जो बिल्कुल शांत हुआ करता था। ही फाइंड्स द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ए प्लेस ऑफ 1894। ये जो है उस तीसरी मंजिल की बात करता है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जो कि 1894 की जगह है का टाइम है। वी कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मूविंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू गैल्सबर्ग एंड फ्रॉम मॉडर्निटी द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। ये वहीं पर मतलब कि ये रहना चाहता है, जाना चाहता है और वहाँ का शांति प्रिय जो जगह है उसको
जुड़ना चाहता है। दस देयर इज ऑब्वियसली एन इंटरेक्शन ऑफ टाइम एंड, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ स्टोरी के अंदर ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि समय और जगह के बीच में इंटरेक्शन हुआ है। फिफ्थ, apparent ideologically sometimes turns out to be a furnished projection discuss, बिल्कुल सही। इस कविता में हमें देखने को मिला भी है कि being still so stressed with reality we often imagine quite ideologically या फिर logically situation। हम कभी कभी ऐसे होते भी हैं कि HBC, जैसा कि हमने देखा भी था चार्ले के बारे में, HBC विथ चार्ले, he finds himself in the good old world of 1894। कभी कभी हम यानी कि इतने परेशान या तो इसमें हो जाते हैं कि हम उस पास्ट में घुस जाते हैं और वो बातें करने लग जाते हैं, दिमाग में वही आता है। चार्ले के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये मतलब ओल्ड वर्ल्ड में 1894 के ओल्ड वर्ल्ड में चला जाता है। और दिस इज़ ए वर्ल्ड ऑफ टोटल पीस वेयर पीपल लिव ए रोमांटिक लाइफ, यानी कि वो संसार है जहाँ पर लोग बिल्कुल शांति के साथ जिया करते थे, बिल्कुल रोमांटिक लाइफ जिया करते थे, एंजॉय किया करते थे। दे आर फ्री फ्रॉम द ह्यूस्टन बस्टर, तनावपूर्ण बिल्कुल। ये जो ह्यूस्टन बस्टर का मतलब होता है ये जो जितना भी शोर शराबा है ये नहीं होता था। मॉडर्न लाइफ में कितनी परेशानियां हैं। ऑल दिस सीम्स टू बी क्वाइट illogical टू अस, बट बीइंग troubled with present day life people will surely find way make the world a peaceful place। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि भाई इस परेशानी से निकले और शांतिपूर्ण संसार हो, लेकिन ऐसा सिचुएशन है नहीं। फिर philately helps us keep the past alive, discuss other way in which this is done। What do you think of the human tendency to move constantly between the past, the present and the future? ठीक है, तीनों के बारे में बताना है। तो आंसर देखो, फिलाटली का मतलब हो जाएगा ये एक हॉबी है जो ये टिकट संग्रह करता है ना, कलेक्शन करता है। मतलब इस क्वेश्चन में वो पूछा गया है कि जो हमारा पास्ट है, हमारे जो मतलब पास्ट का मतलब कि भूतकाल है, उसकी हमें यादें ताज़ा करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे म्यूज़ियम होते हैं, म्यूज़ियम में क्या होता है, पुराने पुराने हथियार रखे हुए, राजा महाराजाओं के डायग्राम चित्र रखे हुए हैं कि वो ये मुकुट पहनते थे, ये ड्रेस पहनते थे, ये उनका पहनावा था, ये तलवार यूज़ करते थे, ये भाला था, वो सब हमें देखने को मिलती है। तो वो सब चीज़ें हैं। कुछ न्यूज़पेपर में कुछ लेटर पत्र लिखे हुए मिल जाते हैं, ये सब न्यूज़पेपर में कटिंगें मिल जाती है। वो सब हमारे को हमारी पुरानी यादें ताज़ा करवाते रहते हैं, वो सब बताना है। तो ये एक हॉबी है ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। ठीक है, द स्टैम्प्स इशूड इन द पास्ट कीप देयर टाइम फ्रेश इन आवर मेमोरी, ये हमारी मेमोरी को ताज़ा करते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड कार्टून क्लिपिंग, जो कार्टून के कटिंग जो होती है वो सब। कोइन कलेक्शन, सिक्कों का संग्रह हो गया। ओल्ड मोनूमेंट्स जो हमारे पुराने जो है ना, जैसे मैं अभी बताया था राजा महाराजाओं के, वो सब। और रिलिक्स हो गया, लिटरेचर, ये सब साहित्य वगैरह सब हमारे को पुरानी यादें ताज़ा करवाते रहते हैं। आर सम अदर वेज इन विच द पास्ट इज द कीप लाइव, ये तो पास्ट की बातें हो गई। ये पास्ट के अंदर हमें कुछ भी क्या क्या था, कैसे लोग रहते थे, उनकी हमें याद दिलाते हैं। कोई 2-3 बातें याद कर लोगे तो चल जाएगा काम। वी बिलीव दैट पीपल इन द पास्ट लिव्ड ए हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, ये पक्का पता है कि पहले के लोग बड़े शांति से रहते थे, एक दूसरे मिलजुल के रहते थे। बिकॉज देयर वॉज ए नो ह्यूस्टन एंड बस्टर इन लाइफ, उनकी लाइफ में कोई ये बिल्कुल भी परेशानियाँ या फिर ये शोर शराबा, ये लड़ाई झगड़े सब कुछ भी नहीं थे। वी ऑफ्टन कंपेयर और पास्ट विद द प्रेजेंट एंड ट्राई शेप टू फ्यूचर अकॉर्डिंगली, हम उस अकॉर्डिंग ही हमारे पास्ट को देखते हुए प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर की तुलना ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं कि जब पहले वैसे लोग रहा करते थे, अब देखो हो क्या पता आगे क्या होगा, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। 7वां, यू हैव ए रीड एडवांस बाय जैन नरकल इन, अच्छा ये 11th क्लास वाली बात है, इसमें आपको कंपैरिजन करना अभी वाली में। तो आप चाहो तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कम आता है, लेकिन देख लेना कि बोथ एडवेंचर एंड द थर्ड लेवल प्रेजेंट सच ए सब्जेक्ट मैटर वेर एच कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस द पास्ट। और इन एडवेंचर इसमें गंगाधर पंत जो भी है, गंगाधर पंत फाइंड्स हिमसेल्फ रिगार्डिंग अ स्टोरी बुक और ही पास टू डेज इन द पास्ट एंड देन comes back to the present. In the same way, Charlie in the third level finds himself in the world of remote past. अपने पास में जाना चाहता है. Later, he also comes back to the present. Both these stories project the imagination makes us forget reality, but ultimately we have to come back to the real world. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझ में आपको आ गया होगा. अब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन अपने बुक के पीछे वाले थे. ठीक है, अब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम में आए हुए आने के पूरे चांस नहीं, कुछ एक्स्ट्राज है, 4-5 ज़्यादा नहीं है. व्हाट इज द थर्ड लेवल एफर्ट टू, तीसरा जो लेवल है थर्ड लेवल क्या मतलब बताता है आपको, क्या दर्शाता है. तो थर्ड लेवल एट ए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क डज नॉट रियली एग्जिस्ट. ये एक्चुअल में वहाँ पर था ही नहीं, ये सिर्फ एक दिमाग की उपज है.
देर आर ओनली 2 levels एट द स्टेशन, वहाँ पर सिर्फ 2 ही मंजिल थी, दो ही लेवल थे, ठीक है। द थर्ड लेवल इज प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ चार्ले की दिमागी उपज है और कुछ भी नहीं है, दिमागी कल्पना है। ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, वो यहाँ की जो ये इस जगह का नाम इसलिए लेता है कि अभी जो इनसिक्योरिटी है, सुरक्षा का भाव है, डर का माहौल है, इसे अपने आप को बचा के ले जाना चाहता है, उसकी बात करता है थर्ड लेवल। एक्चुअल में थर्ड लेवल कोई था ही नहीं, ठीक है। सेकंड, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, बिल्कुल सही है। तो चार्ले वॉज ऑल द मोर विलिंग टू गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल to buy tickets to Galsburg from himself and his wife, but the third level being the imagination, he would never go to buy tickets from there, लेकिन वहाँ नहीं जा पाया और वहाँ की टिकट ये नहीं ले पाया था, ये तो आपको पता ही है, अपने पूरी स्टोरी में पढ़ लिया। तीसरा, why do the people in the modern world want to escape, अभी जो कैसे मतलब अपने आप को आज का जो है वो क्यों मतलब अपने आप को बचाना चाहते हैं आजकल का आज का संसार। तो द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर्स एंड वरीज, सो द पीपल वांट टू एस्केप, तो इसलिए हर कोई खुली जगह चाहता है जहाँ शांति हो, जहाँ ये इनसिक्योरिटी वगैरह ना हो, हर कोई वहाँ जाना चाहता है, क्योंकि आज के वर्ल्ड में, आज के संसार में ये सब हैं, इसलिए इनसे बचना चाहता है, ठीक है। What would Sam have done in Galsburg for his living and why? तो Sam set himself up in a feed and grain business there at a Galsburg. At that time, everyone was happy and connected, so no need to psychiatrist, यानी कि हर कोई हैप्पी है, खुश है, तो इसलिए किसी भी मनोचिकित्सक की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये सब कारण थे। फिर क्योंकि वहाँ ये कहाँ की बात करें, गेल्सबर्ग की बात करें, जहाँ पर बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं, बड़े आराम से रहते हैं, वो वाली चीज़ है। पांचवा, हाउ डिड द वर्ल्ड हेल्प चार्ली टू कन्फर्म हिज डाउट्स रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस थर्ड लेवल ऑफ, ठीक है। तो ये शायद यहाँ होगा, ऑफ थर्ड लेवल होगा, है ना, तो थोड़ी सी मिस्टेक रह गई होगी। तो चार्ली सॉ दैट डेज एडिशन ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज डेटेड 11 जून 1894, डेट थी उसमें, जब उसने देखा था उसको तो ये तारीख लिखी हुई थी। द लीड सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, ये देखा था ना उस अखबार में, डेट लिखी हुई थी, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की बात लिखी हुई थी। तो दिस कन्फर्म डेट चार्ली वॉज बैक इन 1894, है ना, 1894, 1894, ठीक है भाई, टाइम पर देख लेना, 1894 ही था वैसे, हाँ 1894 एट थर्ड लेवल, ठीक है, ये चीज़ है थर्ड लेवल स्टोरी, ओके। फिर अगला है, हाउ डिड चार्ले एक्सक्रेशन दैट ही हैड रीच द 1894 वर्ल्ड, तो बाय वाचिंग डिम गैस लम्प्स, बिल्कुल इसने देखा था वहाँ पर कि लाइटें जब जली हुई थी तो वो डिम गैस कहते हैं खुली लो वाली लाइट जली हुई थी, लैंप जला हुआ था, विथ फ्लिगिंग फ्लैम्स, ब्रास पोर्ट्स, ओल्ड स्टाइल क्लोथिंग, जो कपड़े पहने थे लोग, बड़ी बड़ी मूछें मोड़ी, वो सब बातें, एंड वुमेन, चार्ले एक्सेप्ट दैट ही हैड रीच द 1894 वर्ल्ड, तो उसने देखा था कि ऐसा पहना हुआ, ये तो सब पुराने लोग लग रहे हैं मुझे, 1894 का संसार नजर उसको वहाँ पर आया। फिर डिस्क्राइब द सीन एट द थर्ड लेवल, या फिर अथवा में अभी कि डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एट द सीन बाय चार्ले, चार्ले ने तीसरे लेवल का क्या वर्णन किया था वो आपको बताना है। वैसे कहानी पढ़ ली तो बहुत ईजी है कि एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ले विटनेस्ड एट एटमॉस्फेयर ऑफ द रिमोट पास्ट, बिल्कुल सही है, वो मतलब कि उसका एकदम पास्ट भूतपूर्व की बातें कहता है अपने पूरे संसार के एटमॉस्फेयर को कि ऐसा ऐसा होगा, वहाँ पर शांति प्रिय होगा, ये सब। द इन्फॉर्मेशन बोथ वॉज ओल्ड स्टाइल, इट वॉज मेड ऑफ वुड, ये वहाँ पर जैसे ऊपर जाता है तो देखता है कि सारे के सारे कपड़े लोग ओल्ड स्टाइल के पहने हुए हैं, लकड़ी के मतलब वुड के वहाँ पर बने हुए थे हर चीज़, ठीक है। द मैन इन द बोथ वर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्ट्स पहने हुए, लंबे लंबे स्लीव वाले पहने हुए हैं, ठीक है। और दे वर ओपन फ्लेम, जो कि गैस जो होता है, लैंप जो होता है बिल्कुल ओपन फ्लेम है, वो जल रहा है। और देर वर ब्रास स्पूटून्स ऑफ फ्लावर, और पीपल वॉर द लुक ऑफ 18-19 समथिंग, ऐसे लगते हैं 18वीं-19वीं शताब्दी के जो लोग हैं वो। और दे हेड बियर्ड, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी है ना, और साइड बर्न्स एंड फैंसी, कहते हैं ना कि माउस्टेक, ये सब वहाँ पर देखे तो इसका लगा कि ये सब वर्णन करता है अपने तीसरी मंजिल थर्ड लेवल के ऊपर, ये ऐसा कुछ था, ठीक है, जो कि आज तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और लास्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ले, चार्ले का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसका, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक आपको एग्जाम में अच्छे से याद करके जाना है। तो चार्ली इज एन ऑर्डिनरी मैन लिविंग इन न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही है। ही इज 31 ईयर, ये 31 साल का होता है।
ही फाइंड्स दिस मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, स्ट्रेस एंड वरीज टू एस्केप फ्रॉम द, मतलब कि ये 31 साल का एक बंदा है जो न्यूयॉर्क में रहता है और ये देखता है कि जो अभी आज का संसार है उसमें सुरक्षा, डर, तनाव और ये सब लड़ाई झगड़े ये सब यहाँ पर है, इसलिए एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से बचना चाहता है। दी रीचेस गैल्सबर्ग, ये गैल्सबर्ग जाना चाहता है 1894 का जो जिसकी बातें हैं, वो वहाँ पर ज़िंदगी वो जीना चाहता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही पहले की लाइफ है। चार्ली इज अ लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, ही डज नॉट वांट टू गो गैल्सबर्ग अलोन, अकेला नहीं जाना चाहता, अपनी वाइफ को भी साथ में लेके जाना चाहता है। इतना इसीलिए उसको कहा जाता है लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, ठीक है। सो वी विजिट दिस प्लेस विथ हिज वाइफ, साथ में ले जाना चाहता है। ही लाइक वेरी जेंटलमैन, बिलीव्स एंड ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। ये हमेशा ही ओल्ड को गोल्ड मानता है कि ओल्ड इज गोल्ड। ये सब बातें थी, बहुत ही शानदार सा चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मेरे साथ में इस शानदार तरीके से मैंने अपनी पूरी स्टोरी पढ़ ली और क्वेश्चंस ले ली तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अपना विस्तस का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके।